बार बार फीवर हो रहा है, तो क्या ये चीज नॉर्मल है? निकटतम चिकित्सक के पास, अपने चिकित्सक के पास जा करके जरूर चेकअप करवाएं। ठंड के समय में किन मरीजों को सबसे ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है? विशेषकर वैसे लोगों को बहुत सावधानी रखना जरूरी है जिनको ब्लड प्रेशर है और बीपी आपकी बढ़ी जा रही है, तो उससे नस फटने की संभावनाएं हो सकती है, ब्रेन हेमरेज होने की संभावनाएं बढ़ सकती हैं। या सर्दी खांसी है तो घर पे क्या हम अपना इलाज कर सकते हैं कि तो अपने मन से कोई दवाइयाँ नहीं लेनी चाहिए और अपने मन से ये भी देखा गया कि बहुत सारे आज के दिन में भ्रामक प्रचार आते हैं जिन मरीजों को अस्थमा का प्रॉब्लम है उनको ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ता है। पटना और दिल्ली जैसे शहरों में अभी जब पोल्यूशन बहुत हाई हो रहा है तो उसके कारण से इसका इम्पैक्ट और ज़्यादा हो जा रहा है कि नोज से ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाता है, तो ये क्यों होता है और कैसे हम इससे बच सकते हैं? हाई बीपी के कारण से बहुत बार होता है। छोटे बच्चे और बुजुर्ग को ठंड के मौसम में विशेष सावधान रहने की आवश्यकता होती है। हर समय बोरसी जलाकर रहना, उसके सामने रहना, उसको मतलब जलाए रखना हेल्थ के लिए सही होता है। और इसमें साइलेंटली सोए सोए व्यक्ति की डेथ भी हो सकती है। मतलब नहाने से परहेज करते हैं, उनको नहाने का मन नहीं करता है कि ठंड लग रही है नहीं नहाएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज हाट। मैं हूं आपके साथ अस्मी सराफ और हेल्थ मंत्रा शो में आप तमाम दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। इस वक्त हम मौजूद हैं डॉक्टर दिवाकर तेजस्वी जी के साथ उनके क्लिनिक में, और आज हम इनसे बात करने वाले हैं ठंड से संबंधित परेशानियों के बारे में। देखिए, ठंड काफ़ी बढ़ गई है और इसके साथ साथ बढ़ती है बीमारियाँ। अस्पतालों के बाहर या यूँ कह लीजिए कि डॉक्टर्स के पास लंबी लंबी कतारें लगाकर पेशेंट आते हैं। किन्हीं को फीवर है, किन्हीं को सर्दी है, कोई खांसी से परेशान है, किसी को ठंड लग गई है, और ये तमाम समस्याएं लोगों को आती है। तो आज इसी पे बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर दिवाकर तेजस्वी। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। बहुत धन्यवाद आपका। सर, मेरा सबसे पहले सवाल आपसे यही होगा कि विंटर सीजन में यानी कि ठंड के समय में ऐसे तो सर्दी खांसी फीवर नॉर्मल होते हैं, लेकिन अगर बार बार सर्दी हो रहा है या बार बार खांसी बार बार फीवर हो रहा है, तो क्या ये चीज़ नॉर्मल है? नहीं, किसी को भी अगर बार बार खांसी सर्दी बुखार आ रहा है तो ये नॉर्मल नहीं है। इसका मतलब है कि इम्यून सिस्टम की कमजोरी हो रही है और बार बार कोई वायरल इन्फेक्शन या बैक्टीरियल इन्फेक्शन या अन्य कोई इन्फेक्शन आपको लग रहे हैं। तो अगर आपको बार बार इस मौसम में सर्दी खांसी बुखार हो रही है तो आप निकटतम चिकित्सक के पास, अपने चिकित्सक के पास जा कर के जरूर चेकअप करवाएं। हो सकता है कि ब्लड शुगर बढ़ा हो जिस कारण से इम्यून सिस्टम कमज़ोर हो, या कोई माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की कमी हो जिससे इम्यूनिटी जितनी होनी चाहिए उतनी नहीं हो और बार बार आपको इस तरह के इन्फेक्शन आपको प्रभावित कर रहे हैं। और साथ ही साथ यदि आपको कोमॉर्बिड कंडीशन कोई है या डायबिटिक हैं, ब्लड प्रेशर है, कार्डियक इश्यूज़ हैं, ओल्ड एज के हैं, तो ऐसी स्थिति में चिकित्सीय देखरेख में फ्लू और निमोनिया का वैक्सीनेशन भी करा लेना उचित रहता है। अच्छा सर, हम इम्यूनिटी के बारे में बात ही कर रहे हैं, तो अपने इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? जी, बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। अपने इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने के लिए क्या क्या किया जाना चाहिए, उसके 4 मूल मंत्र हैं। सबसे पहला है कि आपको 7 से 8 घंटे की साउंड स्लीप लेनी है। इम्यून सिस्टम डीप स्लीप से स्ट्रॉन्ग होता है। अच्छा सर, आपने जो साउंड स्लीप कहा, ये इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि पूरी तरह से अच्छी निद्रा, बीच में टूट रही है निद्रा या फिर आपको फिर नींद नहीं आ रही है, परेशान हो रहे हैं वो। अच्छा। तो अच्छी नींद 7 से 8 घंटे की आवश्यक है इम्यून सिस्टम के लिए। दूसरी चीज़ है कि खान पान में जितना ग्रीन वेजिटेबल्स है, जितने फ्रूट्स हैं, उनका सेवन आपके इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करता है। जितना तला, जितना पैकेज्ड फूड, जितना अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड, जितना बाजार की चीज़ें जिसमें कि तेल घी की क्वालिटी भी ठीक नहीं है, तो उस तरह की चीज़ें से इम्यून सिस्टम कमज़ोर होता है, गट कमज़ोर होता है, पेट कमज़ोर होता है। तो आपके खान पान पर में पूरी तरह से फ्रूट्स हों, ग्रीन वेजिटेबल्स हों, प्रचुर मात्रा में, इसका ध्यान रखना भी उचित होता है। तीसरी चीज़ है कि आपका व्यायाम, आपको कम से कम प्रतिदिन 30 से 40 मिनट का व्यायाम करना है, योगा करना है, एक्सरसाइज करनी है, स्किपिंग करनी है या दौड़ना है, या आप अपने सुविधा के अनुसार कोई ना कोई एक्सरसाइज, साइकिलिंग है किसी को पसंद आती है तो वो करना है, और अपने को 30 से 40 मिनट कैलोरी कंज्यूम करनी है जिससे कि आप पूर्णतः स्वस्थ रहें। क्या और हम जिम भी जा सकते हैं? हाँ, अगर आपको जिम जाने की टाइम है, जिम में आप आने जाना कंटिन्यूड रख सकते हैं तो जिम जा सकते हैं, लेकिन एक उसमें आग्रह ये होता है कि
बहुत बार बहुत सारे लोग जिम में बहुत मस्कुलर बॉडी बनाने के लिए, पैक्स बनाने के लिए बहुत सारे ऐसे सप्लीमेंट्स का सहारा लेने लगते हैं जिसकी सत्यापित कंडीशन नहीं होती है, और उस कारण से उन सप्लीमेंट्स कहने को बहुत अच्छा, बहुत कॉस्टली रहता है, लेकिन उसमें स्टेरॉयड अगर मिले हुए हैं या कोई अन्य केमिकल मिले हुए हैं तो उससे तुरंत में तत्काल तो रिजल्ट आपको दिखता है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा घाटा, नुकसान शरीर को पहुंचाता है। इसलिए कोई ऐसे भ्रामक सप्लीमेंट्स के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। अपने इम्यून सिस्टम के, अपने मसल्स को स्ट्रांग करने के लिए आप नेचुरल फूड खाएं और चिकित्सीय देखरेख में अपना हाई प्रोटीन डाइट लें, एक्सरसाइज करें, लेकिन बहुत भ्रामक सप्लीमेंट्स के चक्कर में ना पड़े जी। और ये 3 चीज़ करते हैं तो आपकी इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होती है। खान पान पर अपना ध्यान रखना, एक्सरसाइज करते रहना, पूरी तरह से आपकी नींद पूरी हो और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की कमी नहीं हो, तो आपका इम्यून सिस्टम बहुत ही स्ट्रांग रहेगा। सर, ठंड के समय में किन मरीजों को सबसे ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है? क्योंकि हमेशा देखा जाता है कि बीपी के मरीज़ बढ़ जाते हैं, शुगर के मरीज़ बढ़ जाते हैं। जी, ठंड के मौसम में विशेषकर वैसे लोगों को बहुत सावधानी रखना जरूरी है जिनको ब्लड प्रेशर है, क्योंकि ठंड के मौसम में क्या होता है कि शरीर जैसे हीट को कंजर्व करने के लिए, हीट को अपने अंदर बचा के रखने के लिए सिकुड़ करके सोते हैं। आप सोते समय भी देखते होंगे, गर्मी में फैल के सोते हैं, जाड़े में सिकुड़ के सोते हैं, जिससे कि आपका हीट कंजर्व रहे। उसी तरह क्या होती है कि आपके शरीर के अंदर की धमनियाँ जो हैं, आर्टरीज जो हैं, जो वेन है शरीर में जिससे कि खून का दौरान हो रहा है, वो भी सिकुड़ती हैं थोड़ी, और जब वो सिकुड़ती हैं तो ब्लड प्रेशर हाई होने की संभावनाएं हो जाती हैं। तो ब्लड प्रेशर के रोगी को अपनी ब्लड प्रेशर ठंड के मौसम में अवश्य जांच करानी चाहिए कि उनका ब्लड प्रेशर नॉर्मल है कि नहीं। सामान्यतः जो दवाइयां आपकी चल रही हैं, हो सकता है कि दवाइयों का अप टाइट्रेशन, डोज बढ़ाने की आवश्यकता ठंड के मौसम में पड़े। तो अगर आपकी दवाई ले रहे हैं फिर भी बीपी हाई हो रही है, बढ़ रही है, तो अपने चिकित्सीय देखरेख में अपने दवाइयों की डोज बढ़ाएं। दूसरी सतर्कता रखने की आवश्यकता होती है वैसे लोगों को जो कार्डियक इश्यूज, हार्ट के, हृदय रोग से ग्रसित है। तो वैसी स्थिति में आपको जो दवाइयाँ आपकी चल रही हैं, उसमें ब्लड प्रेशर की दवाई या ब्लड थिनर, ब्लड को पतला करने वाली दवाई, या आपकी जो स्टैटिन कहते हैं, कोलेस्ट्रोल को कम करने वाली दवाई, वो कभी नागा नहीं हो, इसका ध्यान रखना जरूरी होता है। क्योंकि ऐसा देखा गया कि ठंड के मौसम में क्या होता है कि ब्लड की विस्कोसिटी, जो तरलता है, वो गाढ़ा होने लगता है। ठंड में कोई भी चीज़ गाढ़ा हल्का सा होता है, गर्मी में फैलता है और पतला होता है। तो ठंड में जब गाढ़ा होता है ब्लड की सप्लाई, अगर आपको उसमें ब्लड थिनर चल रही है, कार्डियक रोगी हैं आप, तो अगर आप वो छोड़ते हैं और ऐसे भी गाढ़ा होने लगा तो कार्डियक की ब्लड सप्लाई, हार्ट की ब्लड सप्लाई कम सकती है और आपको हार्ट अटैक हो सकता है। तो इसलिए नियमित रूप से अपनी हार्ट की दवाइयाँ लेनी आवश्यक है। और इसके अलावे अर्ली मॉर्निंग वॉक से परहेज रखना चाहिए, क्योंकि अर्ली मॉर्निंग वॉक में ठंड बहुत रहती है बाहर में। अगर आप हार्ट के रोगी हैं, हृदय के रोगी हैं, तो आपकी एक तो धमनियाँ सिकुड़ रही हैं जिससे कि ब्लड की सप्लाई हार्ट में कम जा रही है, और उसके ऊपर से वो गाढ़ा हो रहा है थोड़ा, उससे भी स्लगिश मूवमेंट है, थोड़ा धीरे धीरे धीमी गति से या विस्कस हाई होने से हार्ट की ब्लड की सप्लाई के दौरान जितना होना चाहिए उसमें कमी आ रही है, और इससे हार्ट अटैक होने की संभावना बढ़ती है। तीसरी चीज़ होती है ब्रेन स्ट्रोक। ब्रेन स्ट्रोक में भी होती है, 2 तरीके से ब्रेन स्ट्रोक होता है। एक हेमरेजिक स्ट्रोक होता है जिसमें ब्रेन में ब्लड लीक कर जाता है। अगर आपको ब्लड प्रेशर है, ब्लड प्रेशर बहुत हाई हो गया, आप दवाई छोड़ दिए जाड़े के दिनों में, इतनी ज़्यादा हाई हो गई कि नस फट गई ब्रेन की, और उससे हेमरेजिक स्ट्रोक हो गया, ब्रेन एक तरफ का पैरालिसिस हो गया। दूसरी स्ट्रोक मतलब ज़्यादातर ठंड में ही देखने को मिलता है जी, क्योंकि ठंड में बीपी बढ़ने की संभावनाएं बढ़ती हैं, और लोग कभी कभी किसी दिन एक दिन नहीं खाया, शादी का मौसम है तो उसमें छूट गया, भूल गए, और इस कारण से ठंड के मौसम में एक तो बीपी अपने ही बढ़ी, और अगर वो दवाई छूट गई और बीपी आपकी बढ़ी जा रही है तो उससे नस फटने की संभावनाएं हो सकती है, ब्रेन हेमरेज होने की संभावनाएं बढ़ सकती हैं। और दूसरा टाइप का स्ट्रोक जो ब्रेन में होता है, इस्चेमिक स्ट्रोक कहते हैं, उसमें ब्लड की सप्लाई कम जाती है ब्रेन में, क्योंकि ब्लड गाढ़ा हो जाता है। गाढ़ा हो जाता है तो जो माइक्रो वेसल्स हैं उसमें अगर डायबिटिक है या कोई है, उसके अंदर में प्लेक्स जमे हुए हैं,
तो उसमें ब्लड की सप्लाई कम जाती है, तो ब्रेन के एक हिस्से में ब्लड की सप्लाई जितनी जानी चाहिए उतना नहीं जाता है, तो इसे इस्चेमिक स्ट्रोक कहते हैं। ब्लड की सप्लाई ब्रेन में कम जाने से वो भी स्ट्रोक हो जाता है। तो ये सब तमाम लोगों को बहुत सावधानी जाड़े के दिनों में रखनी चाहिए, जिससे कि वो हार्ट अटैक से बच पाएँ, ब्रेन स्ट्रोक से बच पाएँ, हाई बीपी होने से बच पाएँ, और शुगर को नियंत्रण में रखना बहुत आवश्यक होता है जाड़े के दिनों में। जी सर, अगर किसी को ठंड लग जाती है या सर्दी खांसी है तो घर पे क्या हम अपना इलाज कर सकते हैं कि और ये हमें बताइए कि कौन सा दवा हमें लेना चाहिए, क्योंकि आमतौर पे ऐसा देखा गया है कि जो पेरेंट्स होते हैं या जो घर पर है वो जो भी मतलब दवाई अवेलेबल है वो खिला देते हैं पेशेंट को। जी देखिए, अब सेल्फ मेडिकेशन से बहुत हार्म देखे गए हैं, तो अपने मन से कोई दवाइयाँ नहीं लेनी चाहिए। और अपने मन से ये भी देखा गया कि बहुत सारे आज के दिन में भ्रामक प्रचार आते हैं कि ये डिब्बा का यूज़ करें, ये टोल फ्री में आ जाएगा, ये आपके पास ऐसे ही आ जाएगा, आपको सारी बीमारियों से दूर कर देगा। बहुत बार तो ऐसे भ्रामक प्रचार आते हैं जिसमें कि कैंसर को भी तुरंत दूर करने की एक डिब्बे के द्वारा ही की जाती है, क्लेम की जाती है, दावा किया जाता है। उस तरह के भ्रामक प्रचारों से बहुत दूर रहना आवश्यक है, और अपने सेल्फ मेडिकेशन से भी दूर रहना आवश्यक है। देखा गया है कि बहुत बार लोग घबरा करके इसका पत्ता उसका पत्ता लेना शुरू करते हैं, पीस करके खाना शुरू करते हैं, जो लीवर के लिए भी टॉक्सिक होने लगता है, क्योंकि मात्रा जितनी बॉडी मेटाबोलाइज कर सकता है, पचा सकता है, उससे ज़्यादा मात्रा लेना शुरू करते हैं घबराहट पे। तो वैसे में सेल्फ मेडिकेशन नहीं जरूरी है, अपने चिकित्सक को दिखा लेना चाहिए। क्योंकि खांसी 2-3 तरीके की हो सकती है। एक ड्राई कफ होता है जिसमें कि सूख जाती है खांसी, एक एस्थमेटिक कफ होता है, प्रोडक्टिव कफ होता है जिसमें कफ निकल रहा है। तो हर एक खांसी में अलग अलग किस्म की दवाइयाँ उपयुक्त होती हैं, उसको फ़ायदा पहुंचाती हैं। अगर किसी को एस्थमेटिक है, हफनी हो रही है, दम फूल रहा है, उसको ब्रोंकोडायलेटर म्यूकोलिटिक खांसी वाली दवाइयाँ चलनी चाहिए। और अगर उसको कफ सप्रेसेंट चल जाता है बहुत स्ट्रांग, तो उससे और परेशानी बढ़ जाती है उनकी। जी सर, और सर ज़्यादातर देखा गया है, मतलब अक्सर देखा गया है कि जिन मरीजों को अस्थमा का प्रॉब्लम है उनको ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ता है। हाँ, जाड़े के दिनों में अस्थमा का ट्रिगर ज़्यादा होता है, और विशेषकर पटना और दिल्ली जैसे शहरों में अभी जब पोल्यूशन बहुत हाई हो रहा है, तो उसके कारण से इसका इम्पैक्ट और ज़्यादा हो जा रहा है। क्योंकि आप 200, 300, 400 AQI एयर क्वालिटी इंडेक्स की पुअर क्वालिटी की हवा सूंघ रहे हैं, तो वो ऐसे ही लंग्स को और आपके हार्ट को, सबको, आर्टरीज को इन्फ्लेम कर रही है। उस पर से अगर आपको एस्थमा है, वो सिकुड़ती है नलियाँ, तो वो अलग से आपको परेशान कर रही है। और इसके ऊपर से थोड़ा भी अगर कफ कोल्ड का, फ्लू का सीज़न है, वायरल फ्लू हो जाता है, वायरल वातावरण में वायरस हैं अगर, और वो एक जैसे दूसरे में छींक के द्वारा, खांसने के द्वारा चले जा रहे हैं, तो वो बहुत गंभीर रूप से खांसी को बढ़ा दे रहा है। और जो ड्यूरेशन खांसी का सामान्यतः 7 दिन 8 दिन रहता है, वो बढ़ करके लिंगर होकर 2 सप्ताह 3 सप्ताह तक की खांसी भी देखी जा रही है, जो बहुत ज़्यादा परेशान लोगों को कर पा रहा है। जी सर, ठंड में एक और चीज़ जो है बहुत ही ज़्यादा कॉमनली होता है, जैसे छोटे बच्चे जब रहते हैं तो उनके नाक से ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाता है, या अडल्ट में भी ये चीज़ देखा गया है कि उनके नोज़ से ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाता है। तो ये क्यों होता है और कैसे हम इससे बच सकते हैं? देखिए, नाक से ब्लीडिंग होने के 2-3 कारण हैं, जो सामान्यतः ठंड में होती है। अगर एडल्ट में नाक से ब्लीडिंग आ रही है, तो वो जनरली देखा गया कि बीपी हाई होने के कारण से ब्लड प्रेशर जब हाई होता है तो आर्टरियोल्स और आर्टरी में प्रेशर बहुत तेज हो जाता है, और किसी किसी को ब्रेन में ब्लीड करता है और किसी को नेज़ल एरिया से ब्लीड हो जाती है। नेज़ल एरिया से ब्लीड को एपिस्टैक्सिस कहते हैं, और वो हाई बीपी के कारण से बहुत बार होता है। तो सर ये अगर नोज से ब्लीड हो रहा है तो वो तो ज़्यादा सही हुआ ना, अगर वो ब्रेन में अगर ब्लीड हो रहा है उससे। सही बात है। अगर आपको हाई बीपी हो गई, अगर ब्रेन में ब्लीड हो गया, तो वो तो एक तरफ का हो सकता है कि लाइफ लॉन्ग आपको पैरालिसिस हो जाए, तो वो और डेंजरस है। लेकिन बहुत लोगों को ब्रेन से ना होकर के नाक से ब्लीड हो जाती है, तो उससे सतर्कता हो जाती है, उस समय बीपी ना पाते हैं, बहुत सारे लोगों की जान बच जाती है। एक रेसिडुअल इफेक्ट जो नर्व का होता है उससे बच जाते हैं अगर नाक से ब्लीड आ जाती है। तो फिर नाक की ब्लीड को पैक कर दिया जाता है, और फिर बीपी देख करके, बीपी की दवाई चल करके उसको कंट्रोल में रख दिया जाता है, जिससे कि वो आगे फिर वैसा ब्लीड ना आए। अच्छा सर, बुजुर्ग को किस तरीके से अपना ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि देखा गया है कि काफ़ी ज़्यादा ठंड उन लोग को ही अटैक करती है और जो छोटे बच्चे होते हैं उनको अटैक करती है। जी, छोटे बच्चे और बुजुर्ग को ठंड के मौसम में विशेष सावधान रहने की आवश्यकता होती है। छोटे बच्चों को इसलिए कि उनके जो इंसुलेशन होते हैं, जो
फैट की मात्रा होती है शरीर में, जो एक बफर का काम करती है, एक लेयर का काम करती है ठंड से बचाने के लिए, वो कम होती है मात्रा। इसलिए ठंड का इम्पैक्ट बहुत तेज़ हो जाता है बच्चों में, निमोनिया का अटैक बहुत तेज़ हो जाता है बच्चों में। इसलिए बच्चे को कभी भी बच्चों को ठंड में ओपन में नहीं ले जाना चाहिए जब कोल्ड वेव चल रही है, और पूरी तरह से उन्हें गर्म कपड़ों से 2 से 3 लेयर में लैस करके ही बाहर निकलने की आवश्यकता अगर बहुत ज़रूरी होती है तो। और साथ ही साथ बुजुर्गों को भी बहुत सावधान रहना आवश्यक है, क्योंकि एज होने के साथ आर्टरियाँ स्टिफ हो जाती हैं, कड़ी हो जाती हैं आर्टरियाँ, और उसमें हाई बीपी होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं, कार्डियक इश्यूज़ होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं, ब्रेन स्ट्रोक ओल्ड एज में होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। तो उनको अलग से बहुत सावधानी ठंड से रखनी है। अगर थोड़ी बहुत गर्मी लगती भी है तो उसको बर्दाश्त करना है, ठंड का एक्सपोज़र न हो उसके लिए अति सावधान रहना है। बुजुर्गों को अपने खान पान में भी ध्यान रखना है कि कोई चीज़ बच्चे या बुजुर्ग को फ्रिज से निकाला हुआ ठंडा चीज़ न दें, और ताज़ा सादा भोजन और सूप जैसे पेय पदार्थ जो होते हैं उनका ज़्यादा सेवन करें, जिससे कि दौरान भी ब्लड का ठीक ठाक रहे और टेम्परेचर भी मेंटेन रहे और स्वाद भी उनको लगता रहे। जी सर। सर, ठंड में अक्सर हम लोग बोरसी जलाते हैं और उससे काफ़ी ज़्यादा हमें मतलब राहत महसूस होता है ठंड में। कई सारे लोग ऐसा करते हैं कि बोरसी जलाते हैं, उसके बाद फिर कमरे में रख कर बोरसी को सो जाते हैं, उस वजह से न जाने कितने डेथ्स होते हैं विंटर सीजन में। तो सर, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? क्या हर समय बोरसी जलाकर रहना, उसके सामने रहना, उसको मतलब जलाए रखना हेल्थ के लिए सही होता है? देखिए, बहुत इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, और जानकारी भी इसकी होनी चाहिए कि बोरसी जो होता है आप जलाते हैं तो बोरसी में अगर आप थोड़ी देर के लिए जला रहे हैं, कभी भी बंद रूम के अंदर में और कभी भी सोते समय बोरसी जला करके नहीं सो जाना चाहिए, क्योंकि कार्बन मोनोऑक्साइड उसमें निकलता है और वो ओडरलेस होता है, गंध नहीं होती है, और जब वो रूम में फैल जाएगा, कार्बन मोनोऑक्साइड की मानक मात्रा ज़्यादा हो जाती है जब, तो वो ऑक्सीजनेशन की प्रक्रिया जो हमारे है उसको कम कर देता है, क्योंकि रूम के अंदर ऑक्सीजन जल गया है और कार्बन मोनोऑक्साइड बढ़ता जा रहा है, और इसमें साइलेंटली सोए सोए व्यक्ति की डेथ भी हो सकती है। तो सर, ये साइलेंटली डेथ कैसे हो जाता है? जैसे अगर ऑक्सीजन की कमी होगी तो क्या मतलब जो सोए हुए हैं उनको अनईजी फील नहीं होता है? इसमें कार्बन मोनोऑक्साइड का ऊपर से जो पॉइजनिंग होता है वो उसके अनईजी फीलिंग होने को दाब देता है, और आप डीप कोमा टाइप से चले जाते हैं, और आप सोए 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 ग्रेजुअली आप डीप कोमा में जा रहे हैं, क्योंकि कार्बन मोनोऑक्साइड आपके शरीर में ऑक्सीजन को रिप्लेस करके वो भर रहा है, और ब्रेन में कार्बन मोनोऑक्साइड, तो जो सिग्नलिंग होती है डिस्कम्फर्ट वाली वो ना होते हुए उसको डीप कोमा के रूप में चला जाता है, और इसलिए चुपचाप सोए सोए डेथ हो जाती है। और दूसरी चीज़ जो होती है कि बहुत लोग हीटर भी चला करके रख देते हैं और रात भर हीटर चलता रहता है, उन्हें भी ध्यान रखना ज़रूरी था, क्योंकि अगर आप रूम के अंदर हीटर चला रहे हैं, ह्यूमिडिफायर नहीं है, वाष्पीकरण नहीं हो रही है, तो रूम बहुत ड्राई हो जाता है, ऑक्सीजन की कमी उसमें भी होती है, और साथ ही साथ इतना ड्राइनेस हो जाता है रूम में कि लंग्स भी ड्राई हो जाता है और खांसी होने लगती है, नेज़ल म्यूकोसा ड्राई हो जाते हैं, और उस कारण से बच्चों में कभी कभी ब्लड आ जाती है, जो कि नाक से ब्लीड आप कह रही थी, वो पूरे ड्राइनेस के कारण से होती है। तो अगर रूम में अगर आप हीटर चला रहे हैं थोड़ी देर के लिए गरमाने के लिए रूम को, तब उस समय आप ह्यूमिडिफायर भी यूज़ करें, जिससे कि वाष्पीकरण रूम में होता रहे, ह्यूमिड रूम में रहे, और पूरी तरह से आपका लंग्स या जो लंग्स के जाने वाले पाइप हैं वो, या नेज़ल म्यूकोसा है नाक का जो कवरिंग, वो सब पूरी तरह से ड्राई नहीं हो और वो मॉइस्ट रहे, जिससे कि आपको इस तरह की परेशानियां नहीं हो। इसकी ध्यान रखनी बहुत आवश्यक है। सर, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि इलेक्ट्रिक हीटर ऑन करके एकदम उसके पास क्लोज जाकर मतलब बैठे रहते हैं, और इस वजह से ये सुनने में आता है कि मतलब ऐसे इतना क्लोज जाकर बैठे रहना सही नहीं होता है स्किन के लिए खास करके, क्योंकि उससे कई सारे प्रॉब्लम आते हैं, जैसे कैंसर वगैरह भी होता है। तो क्या ये सच है? क्या ये सही बात है? जी, बहुत ज़्यादा अगर हीट का एक्सपोजर हो रहा है वो भी एकदम नज़दीक से, तो बॉडी के लिए उपयुक्त तो नहीं होता है, और साथ ही साथ जब अगर उसमें हीटिंग रॉड होते हैं जो कि टेम्परेचर बहुत हाई वाटेज पर रहता है, तो उससे अगर सिंथेटिक कपड़ा है उसमें अगर कहीं कोई दरवाज़ा खोला उड़ करके सिंथेटिक आप जो पहने हैं उसके जो हीटर है उसके रॉड से लग गया, तो उससे आग भी लग सकती है। तो इसलिए बहुत सट करके बहुत नज़दीक से कतई हीटर
को नहीं यूज़ करना चाहिए और बहुत प्रिकॉशन के साथ यूज़ करना चाहिए और बहुत कम समय के लिए यूज़ करना चाहिए। ज़्यादा समय आपको जो टेम्परेचर से अपने शरीर को बचाना है, लो टेम्परेचर से, ठंडे से, तो उसमें अपने कपड़े को ऐसा पहने, 3 से 4 लेयर का कपड़ा पहने जिसमें कि उलन भी हो, कॉटन भी हो, जो आपके स्किन से लगा रहे वो कॉटन रहे और उसके ऊपर फिर उलन रहे। इस तरह के लेयरिंग से भी बहुत हद तक आप अपने कोल्ड वेव से अपने को बचा सकते हैं। तो कपड़ों के द्वारा और अपने ओढ़ने बिछौने के द्वारा अपने को गर्म रखना ज़्यादा सुनिश्चित करें बनिस्बत की बंद कमरे में हीटर के द्वारा जो अपने को गर्म रख रहे हैं। सर एक आखिरी सवाल, ठंड में काफ़ी सारे लोग ऐसे होते हैं जो मतलब नहाने से परहेज करते हैं, उनको नहाने का मन नहीं करता है कि ठंड लग रही है नहीं नहाएंगे, तो सर उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, नहाने से डेली जो डिब्राइटमेंट का जो स्किन खराब हो रहे हैं या जो फंगल इन्फेक्शन की संभावनाएं हो रही हैं वो सब नहीं रहती हैं। आपका शरीर स्वस्थ रहता है, आप अच्छा फील करते हैं। तो नहीं नहाने से क्या होता है कि जिसको स्किन की इन्फेक्शन होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं, डैंड्रफ होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं और उससे चूँकि बहुत क्लोज प्रॉक्सिमिटी में लोग रहते हैं तो एक से दूसरे में भी इन्फेक्शन होने की, स्किन की कंडीशंस होने की संभावनाएं रहती हैं। तो जाड़े के दिनों में भी नहाना उचित रहता है, लेकिन ये प्रॉपर केयर के साथ नहाना है कि आप एकदम वार्म वाटर के साथ नहाएं और तुरंत नहाने के बाद ओपन ठंडे एरिया में ना जा करके अपने को वार्म कर लें, अपना कपड़ा चेंज कर लें, पूरी तरह से गर्म कपड़ा पहन लें, उसके बाद ही बाहर निकलें। लेकिन जो नहीं नहाने वाली जो आइडिया है वो उचित नहीं है आप शरीर के स्वास्थ्य के लिए। जी सर, काफ़ी कुछ लोग ऐसे होते हैं जो 2-2 हफ्ता तक नहीं नहाते हैं। जी, ये उचित नहीं है मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, चूँकि हमारा ट्रॉपिकल कंट्री है और बाहर निकलना, अंदर आना, स्किन का स्मेल हो जाता है, बहुत तरह के इन्फेक्शन, फंगल इन्फेक्शन विशेषकर हम लोग को प्रोन होते हैं हम लोग, तो वो होने की संभावना है। हेयर में डैंड्रफ होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं अगर नहीं नहाते हैं तो। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो आप लोग भी समझ ही गए होंगे कि ठंड में अगर आप नहीं नहाते हैं तो जरूर से नहाया करिए, वरना स्किन इन्फेक्शन होने की संभावना है। और साथ ही साथ हमने आपको ये भी बताया है कि किस तरीके से आप इस कड़ाके की ठंड में अपने आप को सुरक्षित रख सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर, एक और बार धन्यवाद आपका भी, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।